नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स हैं गवर्नमेंट की जितनी भी लीडिंग वेबसाइट्स हैं और जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी सीएससी, उसके साथ ही जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी ये सीरीज। तो आप लोग इस सीरीज को सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को इसकी पीडीएफ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, जो कि यहां पर शो हो रहा है एड्रेस। उसके बाद जो हमारा इंस्टा का पेज है उसको भी फॉलो कर लें, ठीक है। तो आइए आगे की ओर चलेंगे और देखेंगे कि किन टॉपिक्स को हम लोग आज देखने जा रहे हैं। बिल्कुल छोटे छोटे से टॉपिक से पहला एफडीआई के बारे में बात करेंगे हम लोग। थर्ड पेपर का पार्ट है ना, इकोनॉमिक्स का कोर पार्ट है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। कि किस तरीके से हमारे यहाँ एफडीआई जो है लगातार बढ़ रही है कोविड के टाइम से ही। तो ये एक अच्छा साइन है, क्योंकि जब हमारे यहाँ निवेश आएगा तो हमारी आय बढ़ेगी। जब हमारी आय बढ़ेगी सरकार की, जब सरकार के पास राजस्व आएगा तभी तो वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे आपका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, है ना, या नॉर्मल रोड हो, पोर्ट्स हो, है ना। तो ये सब कब डेवलप करेगी, जब उसके पास राजस्व होगा। तो इसको देखेंगे हम लोग। ये कंटेक्चुअल पार्ट है आपका, इसमें कुछ डेटा वगैरह बताया गया है, ठीक है। और किस तरीके से हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया है, यहाँ पर किस तरीके से प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया है कि जो निवेशक है वो आकर्षित हुए हैं हमारे भारत की तरफ। तो इसको देखेंगे हम लोग। इसके बाद न्यू रामसर साइट्स, इसको क्वेश्चन के माध्यम से हम लोगों ने कवर भी किया था, है ना, कि जो अभी 5 नई साइट्स हैं वो कहाँ कहाँ हैं और कहाँ कहाँ पर जो है उनको ज्योग्राफिकल लोकेशन भी देखा था हम लोगों ने। उसी से संदर्भित है आपका रामसर कन्वेंशन 1971 का। रामसर ईरान में एक जगह है, उसी के नाम पे पड़ा है। और 2 फरवरी 1971 को ये आपका क्या हुआ था, साइन किया गया था। इसीलिए जो है 2 फेब को हम वैश्विक आर्द्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इसको देखेंगे हम लोग। थर्ड पेपर का पार्ट ही आपका, ठीक है, एनवायरमेंट का। इसके बाद डिजिटल गवर्नमेंट, मतलब डिजिटल शासन के लिए थ्रेट्स, कि किस तरीके से जब हम डिजिटली जो है टेक्नोलॉजी के थ्रू सारी चीज का सॉल्यूशन देखने लगते हैं तो वहां कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। उस संदर्भ में यह आर्टिकल है, इसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये आपका डिजिटल गवर्नेंस के अंतर्गत आ जाएगा। जो ई गवर्नेंस आप लोग पढ़ते हैं, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, तो उसी का एक दूसरा एस्पेक्ट ये यहाँ पर बता रहे हैं इस आर्टिकल में। देखेंगे, सेकंड पेपर का पार्ट है। उसके बाद 5G टेक्नोलॉजी के बारे में देखेंगे हम लोग, है ना। इसके बारे में पहले भी कवर किया गया। सारे टॉपिक्स कंटिन्यूएशन में होते हैं, मैं हमेशा बोलता हूं। तो लगातार आप चलते रहेंगे, आपको सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका थर्ड पेपर का पार्ट है। उसके बाद डिस्कॉम, काफी पुराना टॉपिक है आपका। जो आपकी विद्युत वितरण करने वाली कंपनियां हैं, है ना, डिस्कॉम कंपनीज जो है आपकी, वो लगातार घाटे में है। उदय डिस्कॉम योजना वगैरह भी आप लोगों ने सुना होगा, काफी पुराने टाइम से ये आपकी घाटे में चल रही है ना। सरकार वगैरह सब्सिडी में जैसे दिलवाती है कि भैया आप सब्सिडाइज्ड रेट में दीजिए इलेक्ट्रिसिटी, तो उस ये डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं किनसे, कंज्यूमर्स से। कौन, डिस्कॉम कंपनीज। तो भैया इनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, इनके पास अर्निंग कम है। इन्होंने जो पावर परचेज करने के लिए जो एग्रीमेंट किया था वो बहुत ज्यादा हाई रेट पे कर लिया था, अब इनकी जो है आय बहुत कम है, तो ये लगातार घाटे में है। सरकार ने कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए, इसको देखेंगे हम लोग। थर्ड पेपर का पार्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आएगा, इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फर्स्ट आर्टिकल है, इसमें बताया जा रहा है कि हमारे यहाँ जो ट्रेंड है एफडीआई का, तो लगातार इंक्रीमेंट देखा जा रहा है, ठीक है। तो भारत सरकार ने सभी क्षेत्रों में लगभग जो है कई परिवर्तनकारी सुधार किए हैं, चाहे बीमा हो, रक्षा हो, टेलीकॉम हो, फाइनेंस सेक्टर हो, आपका फार्मास्यूटिकल्स हो, रिटेल जो आपका व्यापार वाला क्षेत्र है ना, ठीक है, रिटेल ट्रेडिंग वाला।
और निर्माण और विकास वाला हो गया आपका कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ई कॉमर्स हो गया, ठीक है, तो सिविल एविएशन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग, सारे क्षेत्रों में हमने लिबरलाइज की है पॉलिसीज को, तो हमारे यहाँ निवेशक जो है आकर्षित हुए हैं। ठीक, अब इसके बाद जो की पॉइंट बताया जा रहा है कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़े सोर्स हैं, मतलब जहां से सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो सबसे पहले नंबर पे सिंगापुर है 27.01%, उसके बाद यूएसए, उसके बाद आप देखेंगे तो मॉरिशस है, नीदरलैंड है और स्विट्जरलैंड है। तो टॉप 2 कंट्रीज का नाम हम याद रख सकते हैं। इसके बाद जो अंकटाट की जो रिपोर्ट आती है, याद रखिएगा, जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है, तो अंकटाट जो है वो जारी करता है। इसमें जो रैंकिंग है भारत की वो लगातार वो सुधरी है ना, लगातार उसमें सुधार हुआ है और 2021 में हम 7th रैंक पे पहुंच गए हैं, है ना, कि मतलब ऐसी इकोनॉमीज को लेके ये रैंकिंग बनाई जाती है जहां पर सबसे ज्यादा एफडीआई का फ्लो हो रहा है ना, कहां पर निवेशक सबसे ज्यादा निवेश करना पसंद कर रहे हैं, तो उसमें 7th रैंक पे है हमारा भारत देश। उसके बाद आप देखेंगे कि जो हमारा यहां पर जो हमारे कंट्री में सबसे ज्यादा, जैसे सेक्टर वाइज अगर हम देखें एफडीआई कहां पर ज्यादा आ रही, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी जो है एकदम से ग्रोथ देखी गई है, रैपिड ग्रोथ देखी गई है, किसमें, एफडीआई में। ठीक, अब यहां पर जो एफडीआई इक्विटी का जो इनफ्लो है हमारे यहाँ, ठीक है ना, इक्विटी का जो इनफ्लो है एफडीआई का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ये बढ़ा है 76% 2021-22 के वित्तीय वर्ष में। कंपेयर हमेशा करते हैं तो हमेशा लास्ट वाले फाइनेंशियल ईयर से करते हैं, तो 2020-21 से आप कंपेयर करेंगे तो 76% की ग्रोथ यहां पर देखी गई है। अब यहां पर तो हमारे यहां आप समझ लीजिए पूरे वैश्विक आयाम पे आप देखेंगे, वैश्विक संदर्भ में तो कोविड के कारण कई सारे ऋणात्मक प्रभाव पड़े, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे यहाँ लगातार जो है एफडीआई बढ़ा है 19-20 से 20-21 में काफी बढ़ा, और उसके बाद 20-21 से 21-22 में भी बढ़ा है। तो इस साल जो है $2.87 बिलियन का इजाफा हुआ है, और पहले जो बढ़ा था 19-20 में, और 19-20 को कंपेयर करेंगे आप किससे, कि 20-21, ठीक है ना, तो लास्ट ईयर जो बढ़ा था वो $74,391 मिलियन से बढ़ के $81,973 जो है आपका क्या हो गया था, मिलियन डॉलर हो गया था। ठीक है ना, तो ये डेटा इतना याद करने की आवश्यकता नहीं है आपको, आप आराम से बस देख जाइए कि कितनी ग्रोथ हुई है। परसेंटेज जो है हमको याद करना होता है, क्योंकि जब हम अभी आर्टिकल पढ़ रहे होते हैं तो हमें लगता है कि यार सारे आर्टिकल्स में जो डेटा है छोटे छोटे हम याद कर लेंगे, लेकिन याद रखिए कि ये साल भर बाद यूज आने वाला है आपको मेंस में, प्री में, तो सस्टेन करने वाला डेटा है ना, जो आपके लेमैन की लैंग्वेज में हो और जो आसानी से आपको ग्रैस्प हो जाए, उनको लिख के किनारे रखिए और याद करने की आवश्यकता नहीं, बार बार अपने आंखों के सामने से निकालेंगे, उसको रिवीजन करेंगे तो आपके मानस पटल पे जो है वो रच बस जाएगा, हमेशा मैं आपको बोलता हूं। अब जो हमारे यहाँ एफडीआई का इनफ्लो हो रहा है, वहां पर जो कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा हो रहा है, तो पहला यहां पर बताया गया कौन सा सेक्टर बता रहे हैं, पहला बता रहे हैं भैया कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में 24.6 है परसेंटेज। सर्विस सेक्टर की बात करें, यहाँ बीमा सेक्टर भी आ जाएगा, कुरियर टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी, इसमें फाइनेंस भी आ जाएगा, बैंकिंग भी आ जाएगा यहाँ पर, है ना, तो 12.13% है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में 11.89% है, और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो आपकी एक्टिविटीज है हमारी वहां पर 5.52 है। ट्रेडिंग वगैरह की बात करें तो 7.72% है। अब ऐसे कौन से राज्य हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त की है, तो इसमें शीर्ष राज्यों की रैंकिंग बताई जा रही है, तो कर्नाटका फर्स्ट में है, सेकंड में महाराष्ट्र, तीसरे में दिल्ली है, चौथे में तमिलनाडु और पांचवें में हरियाणा का नंबर आता है। ठीक, अब यहां पर यह बताया जा रहा है कि जैसे पहले हमारे यहाँ जो एफडीआई आती थी तो उसमें 97 जो कंट्रीज थी वहां के निवेशक आते थे और यहाँ पर निवेश करते थे एफडीआई के संदर्भ में, तो अब वो देशों की संख्या और भी बढ़ गई है और 101 हो गई है ना, देशों की संख्या। अब एफडीआई की बात करें तो भारत में आप देखेंगे कि जहां पर भी क्रिटिकल जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या क्रिटिकल सेक्टर नहीं है, जहां पर नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट वगैरह नहीं है, तो वहां पर हमने क्या किया है, ऑटोमेशन रूट से, है ना, स्वचालित मार्ग से जो है एफडीआई को क्या किया, परमिट किया है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जहां पर हमारी नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाती है ना, डिफेंस सेक्टर और भी जहां जहां से हमारे राष्ट्रीय हित पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ रहा होगा, तो वहां पर फिर हमको होम मिनिस्ट्री से क्या करना पड़ता है, एक रिव्यू मैकेनिज्म बना हुआ है, तो वहां से हमको परमिशन वगैरह लेना पड़ता है। लगातार हमारी सरकार ने निवेश को बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शंस थे एफडीआई के लिए उसको लिबरल किया है, उसको उदार बनाया है। जो भी बाधाएं थी, है ना, रेगुलेटरी डोमेन में बात कर रहा हूं मैं, नियामक संदर्भ में जो भी बाधाएं थी, हर्डल्स थी, उसको भी क्या किया है, हमने खत्म किया है। और जो हमारे यहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हमने प्रमोट किया है,
ठीक है, साथ ही जो हमारे अंतरराष्ट्रीय संबंध है उनको भी हमने पोषित किया है। अब देखिए यहां पर क्या बताया जा रहा है कि लगातार जो ये चेंजेस किए सरकार ने, तो जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे चर्चा करके, जैसे कि आपके इंडस्ट्रियल जो भी आपके उद्योगपति हो गए, है ना, जो आपकी एपेक्स इंडस्ट्री चैम्बर्स है ना, एसोसिएशंस हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ उन्होंने जो है कंसल्ट करके इस तरीके का लिबरलाइजेशन किया है। ठीक है, बाकी मैंने जो बताया आपको कि ऑटोमेटिक रूट से आ जाता है, नॉर्मल अगर आप देखेंगे सेक्टर्स की बात करें, है ना, और जहां पर जो थोड़ा सा क्रिटिकल आपका सेक्टर होता है वहां पर हमको होम मिनिस्ट्री से वहां पर क्या लेना पड़ता है, क्या लेना पड़ता है, वहां पर एक तरीके से प्रायर इंफॉर्मेशन लेना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि जो नॉन क्रिटिकल सेक्टर वहां पर 100% एफडीआई को हम लोगों ने प्रमोट किया है, अलाउ किया है भारत सरकार ने। इसके बाद आप देखेंगे कि जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इस अगर यहां से कोई निवेश आता है ना, उसके अलावा आप देखेंगे जैसे रक्षा है, मीडिया है, दूरसंचार, उपग्रह, निजी सुरक्षा एजेंसी, नागरिक उड्डयन, खनन, इस तरीके के जो संवेदनशील क्षेत्र है इसमें जो है एफडीआई में निवेश करने से पहले हमारी होम मिनिस्ट्री से मंजूरी लेना आवश्यक है। ठीक, इसके बाद यहां पर यह बताया जा रहा है कि जो सभी आपके फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं, है ना, उनका कंप्लायंस किसके थ्रू, है ना, किसके थ्रू, तो भैया एक कोई एक्ट है, तो यहां पर आप देखेंगे तो सेक्टोरल लिमिट, सेक्टोरल लॉज, कंपनीज एक्ट 2013 एंड रूल्स, है ना, प्राइसिंग गाइडलाइंस, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स जो है, इस तरीके की जो पूरा का पूरा एक कंप्लायंस के लिए अनुपालन के लिए जो हमने एक मानक बनाया है, इसका होना आवश्यक है, इसको आप देख जाइएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यू रामसर साइट्स, तो भारत में अभी 5 जो है और रामसर साइट्स को जो है ऐड किया गया है यहां पर, ठीक है ना, ऐड किया गया है। तो इसमें तमिलनाडु में 3 है, करिकली जो आपकी है करिकिली पक्षी अभयारण्य है, पल्ली करनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट है और पिचावरम मैंग्रोव्स है, बहुत इंपॉर्टेंट पहले से भी है ये मैंग्रोव्स के कारण। मध्य प्रदेश में सांख्या सागर है आपका, और मिजोरम में आपका पाला वेटलैंड है। भारत में अब रामसर साइट्स की बात करें अगर, है ना, एरिया वाइज बात करें तो 18 राज्यों में लगभग 11,000 स्क्वायर किलोमीटर में ये आपका फैला हुआ है। ठीक, इसके बाद अगर आप देखेंगे कि वेटलैंड की डेफिनेशन डिफाइन किसने किया है, तो भैया रामसर कन्वेंशन में क्या किया गया, इसको डिफाइन किया गया है ना। इसमें आपका मार्शी लैंड भी आ जाएगा, फेन पीट लैंड आ जाएगा, जहां पर भी वाटर लॉगिंग मतलब जल भराव वाला क्षेत्र है वो भी आ जाएगा। तो अब ये साइट्स नेचुरल भी हो सकती हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकती है, परमानेंट भी हो सकती है, टेम्पररी भी हो सकती है ना। वहां पर वाटर जो है स्थायी हो सकता है, स्टैटिक भी हो सकता है ना, फ्रेश हो सकता है, ब्रैकिश हो सकता है, फ्लोइंग हो सकता है ना। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में जो आपका कैसा क्षेत्र है, आर्द्र भूमि जहां पर क्या है जल जमाव वाला एरिया है ना, तो उसको उसके सतत उपयोग के लिए, उसके संरक्षण के लिए ये जो कन्वेंशन लाया गया था रामसर कन्वेंशन, तो उसी के अंतर्गत यहां पर हम संरक्षण करते हैं ऐसी साइट्स को क्या करके, आइडेंटिफाई करके। अब इंडिया में जो डेफिनेशन दी गई इसमें थोड़ा सा चेंज किया है हमने कि जहां पर कमर्शियल एक्टिविटीज वगैरह होती है उनको एक्सक्लूड किया है ना। जैसे कि आप देखेंगे कि पैडी फील्ड्स वगैरह हो गया, उसकी बात करें, आप ये डेफिनेशन याद रखिएगा, है ना। अब इसके बाद यहां पर यह बताया जा रहा है कि टोटल जो ज्योग्राफिकल एरिया है हमारा, उसमें वेटलैंड की बात अगर करें तो 4.63% है। इसको किसने संकलित किया है, तो नेशनल वेटलैंड इन्वेंटरी एंड असेसमेंट के अनुसार है। वो कौन करता है, इसरो करता है, ठीक है ना। अब जो है इसके बाद कंटेक्चुअल जानकारी ये सब रख लीजिएगा अपने पास। सबसे ज्यादा जो वेटलैंड है किस स्टेट में है, तो गुजरात में है 22.7%, उसके बाद आंध्रा, उसके बाद उत्तर प्रदेश, देन वेस्ट बंगाल। अब रामसर कन्वेंशन 1971 का है, 2 फेब। ये इसलिए कि जब रेटिफाई हो जाता है तो फिर वो ईयर हमको याद नहीं रखना चाहिए, कंफ्यूजन होता है, 71 याद रखिएगा आप लोग। तो ये अंतरराष्ट्रीय संधि है, ठीक है ना। इसको वेटलैंड कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। इसका नाम किसके आधार पर रखा गया है, तो भैया रखा गया है रामसर शहर के नाम पर, जो आपका कहां पर है, ईरान में है, ठीक है ना। और मैंने पहले ही बताया कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि 2 फरवरी 1971 को इस पे साइन किया गया था। इसी तरीके से आप देखेंगे कि जो 5 जून का दिवस है, जो आपको वैश्विक एनवायरमेंट दिवस के रूप में, पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो उसमें भी इंपॉर्टेंट एक कौन सा सम्मेलन हुआ था बताएंगे कमेंट बॉक्स में, स्टॉकहोम है कि कौन सा है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो हर डेट जो फिक्स की जाती है उसके पीछे कोई रीजन होता है। जब हमें रीजन पता होता है तो हमें वो याद हो जाती है, चीजें आसानी से ग्रैस्प हो जाती है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट यहां पर आर्टिकल है, इसमें आप देखेंगे कि जो आपका डिजिटल गवर्नमेंट के लिए कुछ खतरे की बात की जा रही है। कहने का मतलब ये कि जो आपके प्रौद्योगिकी का यूज किया जा रहा है
शासन को संचालित करने के लिए, तो उसके कुछ अमानवीय संदर्भ भी हैं, उसके बारे में बात किया जा रहा है कि यहाँ पर जो हमारी आर्टिकल 21 को इन्होंने यहाँ पर हवाला दिया है, बोल रहे हैं कि ये फंडामेंटल राइट्स है, जहां पर हम राइट टू लाइफ विद डिग्निटी की बात करते हैं, है ना। तो कई सारे संदर्भ ऐसे हो जाते हैं टेक्नोलॉजी के कि वहां पर मानवीय गरिमा को जो है कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, मानवाधिकारों का वहां पर हनन होता है ना। तो इसकी बात कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल बता रहे हैं, तो जैसे पीडीएस की, जैसे पीडीएस है ना, पब्लिक जो आपका क्या है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, तो उसमें बायोमेट्रिक्स वगैरह को क्या कर दिया गया, जैसे कि भैया आप बायोमेट्रिक्स दिखाएंगे, आपकी बायोमेट्रिक आइडेंटिटी चेक की जाएगी, तभी आपको क्या किया जाएगा, दिया जाएगा, है ना, जो भी सामान वहां से वितरित किया जा रहा है, प्रोडक्ट वितरित किया जा रहा है। तो अब मान लीजिए कि वहां पर कोई अगर चूक हो जाए, है ना, कई बार आप देखते हैं कि टेक्नोलॉजी के संदर्भ में, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है हमारे यहाँ तकनीकी के संदर्भ में, तो वहां पर कई बार बायोमेट्रिक्स जो है वो काम नहीं करता, है ना, मतलब वो वहां पर क्या नहीं करता, काम नहीं करता कई बार। तो उसके कारण क्या हो जाता है कि लोग जो है वो, जैसे भोजन की जो चीजें मिल रही है, राशन वगैरह, तो जब वो उसको एक्सेस नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर लिखा जा रहा है कि उनके कारण, भूखमरी के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है ना। ये एग्जांपल्स हैं। अब इसके बाद जैसे आईसीडीएस है आपका, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है ना, तो इसमें बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, और जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो स्तनपान कराने वाली माताएं हैं, उनके लिए न्यूट्रिशन उनको प्रदान करने के लिए, पूरक पोषण जो है प्रदान करने के लिए ये लाया गया है। अब समझिएगा कि मान लीजिए जो पोषण ट्रैकर होता है इसमें, है ना, तो अब उसके लिए डेटा होना, सबसे पहले तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी हमारे यहाँ बहुत कम है ना, तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर लैग कर जाते हैं हम, है ना। दूसरी चीज, ये तकनीकी मुद्दे में देखेंगे तो आप देखेंगे बच्चे जो हैं 0 से 5 वर्ष की उम्र की यहाँ पर बात की जा रही है, तो जो बच्चे हैं उनका लगभग 3/4 जो हिस्सा है, उनके पास तो आधार कार्ड ही नहीं। अब अगर आधार कार्ड वहां पर कंपलसरी कर दिया गया, तो वो बच्चे तो उस सर्विस को अवेल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, उनके जो आपके ओनर्स वगैरह, उन्होंने बताया कि 42% जो यूजर्स आते हैं, है ना, तो उनकी पहले प्रयास में बायोमेट्रिक काम ही नहीं करता, है ना। तो ये कहीं ना कहीं जो है समस्या अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। इसके बाद आप देखेंगे कि मनरेगा की अगर बात करेंगे तो सॉरी तो यहां पर भी आप देखेंगे कि जैसे यहां पर एक रिव्यू के लिए, निगरानी के लिए, सर्विलेंस के लिए एक सॉफ्टवेयर ऐप का यूज किया जाता है मनरेगा में, है ना। तो उसके लिए जो है वहां पर क्या किया जाता है कि मान लीजिए जैसे फोटो वगैरह वहां पर खिंचवाना है, तो पहले मनरेगा के जो श्रमिक होते थे अपना काम करने के बाद घर चले जाते थे, उनका समय का वहां पर क्या होता था, बचत होती थी। लेकिन अब जो है फोटो खिंचवाने के लिए उनको केवल जो है काम करने के बाद वाले समय में भी खड़ा रहना पड़ता है, ऐसा बोला जा रहा है। और जब तक जियो टैगिंग नहीं हो जाती है तब तक उनको अब वहीं पर साइट पर रहना पड़ता है, ये प्रॉब्लम बता रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जैसे मान लीजिए कि फोटो लेना है वहां पर, है ना, तो जिसके द्वारा लेना है, अब उसके पास तो अच्छा स्मार्टफोन भी होना चाहिए, तो हमारे पास लोगों के पास इतनी पेइंग कैपेसिटी नहीं है, तो वो भी जो है एक समस्या है। उसके कारण यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि तकनीकी खराबी के कारण वहां पर अटेंडेंस वगैरह नहीं हो पाती है ना, तो वो अगर अटेंडेंस वहां नहीं होगी तो उनको पेमेंट नहीं हो पाएगी। इसके बाद आप नेटवर्क कनेक्टिविटी की तो बात देख ही रहे हैं कि हमारे यहाँ समस्या है ही है, जहां पर भी हम 4G की भी बात कर रहे हैं, पर स्पीड देखेंगे आप तो बहुत ज्यादा कम स्पीड यहाँ पर दिखाई देती है आपको। इसके बाद आप देखेंगे कि जैसे लगातार जो सर्विलियंस इससे किया जाता है, तो लोगों के अंदर एक तरीके की भय की भी मानसिकता वहां पर प्रबल होती है, ठीक है ना। नॉर्मल सी चीजें हैं, देख जाइएगा, बिल्कुल सिंपल सा ये आपका टॉपिक था। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा 5G टेक्नोलॉजी को लेके, तो यहाँ पर जो है हमारे यहाँ काफी अच्छा रिस्पॉन्ड मिला है यहाँ पर, है ना। नीलामी के पहले दिन ही सरकार को 1.45 लाख करोड़ की रिकॉर्ड बोली मिली। अब इसके फायदे क्या होंगे, तो सीधी बात है कि रेवेन्यू शेयर गवर्नमेंट का बढ़ेगा। जब रेवेन्यू बढ़ेगा तो गवर्नमेंट वहां पर निवेश भी कर पाएगी हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, है ना, सोशल वेलफेयर के लिए, सारी चीजों के लिए। अब यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत को अगर हमको मूर्त रूप देना है, तो हमको तो बहुत सारी जो है रेवेन्यू की जरूरत ही है सरकार को, तो वो एक फायदा मिलेगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि यहां पर जैसे कि जब बहुत सारे प्लेयर्स आ जाते हैं किसी भी फील्ड में, जैसे आपको मैं बार बार बोलता हूं कि टेलीकॉम सेक्टर में जब बीएसएनएल बस था तो टैरिफ बहुत ज्यादा थे, है ना। जैसे जैसे और कंपनीज आती हैं और प्राइवेटाइजेशन होता है, उसका ज्यादा प्लेयर्स आते हैं, तो एकाधिकार खत्म होता है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जारी होती है वहां पर, है ना, स्टार्ट होती है, और उसके कारण कंज्यूमर को भी फायदा होता है ना। अब क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में भी जो है वो फायदा होता है ना, ठीक है। गुणवत्ता के आयाम में भी उन्नयन होता है ना, और मूल्य प्रभावी भी हो जाता है वो, ठीक है। तो उसी तरीके से यहां पर भी जो है प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, एकाधिकार जो है वहां पर समाप्त होगा, ठीक। इसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि राजस्व राशि का उपयोग जो है हमारा देश कर पाएगा,
कहां पर सरकार कर पाएगी, है ना, राष्ट्र के विकास के लिए पूंजी निवेश किया जाएगा जब उसके पास रेवेन्यू बढ़ेगा। उसके बाद जो कोविड के कारण हमारे यहाँ क्रंच आया, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है इकोनॉमी में, हम उसको मिटिगेट कर पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जब बजट डेफिसिट होगा जो हमारा वो कम हो जाएगा, है ना, तो इससे क्या होगा, जो जनता है उसको लाभ होगा। अब सब पॉइंट्स वही है, कनेक्टेड, सिर्फ लिखने का ये क्या है, आपकी कला है। यहां पर आप देखेंगे कि जो आपके इंस्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स हैं तो उनको चाहे वो ब्राउन फील्ड हो चाहे ग्रीन फील्ड हो, तो उसको इस रेवेन्यू से हम क्या कर पाएंगे, आगे की ओर बढ़ा सकेंगे। ठीक है, अब इसके बाद बोला जा रहा है कि ये एक तरीके से जो जीएसटी कलेक्शन में जो गैप आया है, जो ब्रिज है आपका, उसको भी वो क्या करेगा, ब्रिज के रूप में काम करेगा। कहने का मतलब ये कि जो वस्तु और सेवा कर का संग्रहण वगैरह करते हैं तो उसके अंतर को वो आपका समाप्त करेगा। ठीक, अब इसके बेनिफिट्स क्या होंगे 5G के, तो सीधी बात है कि जैसे आपके जहां जहां पर भी टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है तो वहां पर हमको क्या हो जाएगा, एक एडवांसमेंट हो जाएगी टेक्नोलॉजी से, तो हमको फायदा होगा उससे। जैसे मान लीजिए ट्रैफिक इश्यूज हैं, ड्रोन सर्विसेज हैं, है ना, सेंसर बेस्ड सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज जैसे कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हो गया, पेपरलेस गवर्नेंस हो गया, है ना, तो इन सब में क्या हो जाएगा, इन सब में और स्पीडली काम हो पाएगा ज्यादा अच्छी तकनीकी से, है ना। अब उसके बाद यहां पर बोला जा रहा है कि जैसे एनर्जी, वाटर, वेस्ट सिस्टम मैनेजमेंट है ना, पेपरलेस सेंसस डेटा कलेक्शन, यहां पर भी इसकी एप्लीकेशन देखी जा सकती है। इसके बाद जैसे सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना, आवश्यक जो सर्विसेज हैं उनकी डिलीवरी करनी है, तो उसके लिए हम ई प्लेटफॉर्म का यूज कर पाएंगे, जैसे ई मेडिसिन, ई शिक्षा, है ना, ठीक है, सामाजिक सुरक्षा, महिला सुरक्षा, शहरी स्वास्थ्य, तो इन सब के लिए भी जो है ये आपका फायदेमंद होगा, है ना। ठीक है, अब पहनने योग्य वहां पर सेंसर वगैरह लगा के जो है हम उसको यूज कर पाएंगे। अब इसके बाद यहां पर बोला जा रहा है कि जैसे टैक्स पेनिट्रेशन है उसको और उसका कवरेज उसको बढ़ाया जा सकता है, जो बुनियादी ढांचा है आपका चिकित्सा उसमें भी विस्तार किया जा सकता है, दूरसंचार, बैंकिंग, वित्त, सबके इंफ्रास्ट्रक्चर में, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर्स को और ज्यादा क्या किया जा सकता है, इनहैंसमेंट किया जा सकता है, उनको स्ट्रेंथन किया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर रोजगार सृजन भी होगा, ग्रामीण विकास, जीडीपी वृद्धि में कई गुना प्रभाव पड़ेगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट की बात कर रहे हैं, गेमिंग इंडस्ट्री को फायदा होगा, एनिमेशन इंडस्ट्री को होगा, ऑडियो विजुअल को होगा, टूरिज्म सेक्टर को भी होगा। इसके बाद जो आपकी 4.0 जिसको हम बोल रहे हैं इंडस्ट्री, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, तो यहां पर भी फायदा होगा। इन सब क्षेत्रों में भी क्या देखा जाएगा, बूस्ट देखा जाएगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो बौद्धिक संपदा कानूनी जो आपकी अधिकार है, सुरक्षा है, उनके साथ भी नवाचार होगा। समझ रहे हैं कि जैसे मान लीजिए जो नेशनल स्ट्रेटजी है हमारी इनोवेशन के लिए, उसमें इंडस्ट्रियल और इकोसिस्टम सपोर्ट दिया जाएगा, है ना, किसके साथ, आईपी लीगल प्रोटेक्शन के साथ। तो देखिए ये सब डोमेन है। अब एग्जांपल्स हैं एक तरीके से 5G के फायदे कहां कहां होंगे, है ना। ठीक है, अब यहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर को भी ले लिया उन्होंने, है ना, वहां पर भी ड्रोन सर्विलियंस वगैरह का बता रहे, जियो लोकेशन का, वेदर रिपोर्ट्स, तो ये सारी चीजें जो है वो सिंपल सी चीजें हैं। अब इसमें कोई जो आपका सेपरेट क्वेश्चन नहीं बनेगा, बनेगा भी तो साइंस टेक में बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट होता है, आपको सीधा सीधा लिखना होता है, वहां पर ज्यादा परेशानी वाली बात वहां पर नहीं होती है। अब ये 5G की सीमाएं, सबसे पहले तो हमारे पास जो है वो एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी, तो भैया निवेश की जरूरत पड़ेगी सबसे बड़ा। इसके बाद ये बोला जा रहा है कि प्रत्येक नागरिक की जो आपकी पेइंग कैपेसिटी अगर अप टू द मार्क नहीं है तो वो उसको अवेल नहीं कर पाएगा। इसके बाद रूरल एक्सेसिबिलिटी इसकी लिमिटेड है। उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि हाई एंड मोबाइल इक्विपमेंट्स की जरूरत होगी, डिवाइसेस की, है ना, उसकी पूर्व आवश्यकता है। उसके बाद हमारे यहाँ लिमिटेड स्पेक्ट्रम की अवेलेबिलिटी है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो सीमित कंपनियों के पास अगर 5G सर्विसेज होंगी तो उसके कारण उपभोक्ताओं का शोषण हो सकता है। उसके बाद जो इसकी वेव्स वगैरह हैं, 5G वेव्स हैं, उनके नेगेटिव इंपैक्ट जो है ह्यूमन बॉडी पर, है ना, वो भी जो है अभी तक जो है कंप्लीटली उसके बारे में नहीं पता है, तो हम उसको डिनाई नहीं कर सकते कि कितना इसका साइड इफेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है कि हमारे यहाँ लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, तो वो भी एक तरीके का क्या है, हर्डल है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, काफी पुराना टॉपिक है, आप लोगों ने कई बार इसको पढ़ा भी होगा। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो तमिलनाडु जो जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन है उसने यहां पर बोला है, एक याचिका दायर की है, बोला है कि भैया जो हमारे विद्युत दरें हैं उसमें आप बढ़ोतरी कर दो। ये कंटेक्स्ट है, ये नहीं याद करना है हमको, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है कि क्या संदर्भ है यहाँ पर, है ना, कि जो विद्युत वितरण कंपनीज है हमारी वो घाटे में है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो भारत जो है
थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इलेक्ट्रिसिटी का, और हमारे यहाँ लगभग हर नागरिक की बिजली ग्रिड तक पहुंच है, ऐसा बताया जा रहा है। अब इसके बाद बताया जा रहा है कि जो हमारे यहाँ आपूर्ति श्रृंखला का क्षेत्र है विद्युत क्षेत्र में, तो विद्युत वितरण जो उसका क्षेत्र है वो सबसे कमजोर कड़ी है, और वहीं पर डिस्कॉम कंपनीज की बात करते हैं क्योंकि वही तो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। अब यहाँ पर नीति आयोग की जो अगस्त 2021 की रिपोर्ट है उसमें क्या बताया गया, उसमें बताया गया कि भैया हर साल जो डिस्कॉम कंपनीज हैं उनको जो घाटा होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और जो राज्य के स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनियां हैं उनको जो घाटा होता है, 2021 के लिए डेटा बताया है इन्होंने कि 90,000 करोड़ का प्रावधान है जो इनको लॉस हुआ है। ठीक है, अब यहां पर यही बताया जा रहा है कि ह्यूज लॉस जो है आपको डिस्कॉम को यहां पर होता है कंपनीज को। ठीक है, तो अगर उनको लॉस हो जाएगा, उनके पास रेवेन्यू नहीं होगा, तो जो उन्होंने ऋण वगैरह लिया हुआ बैंकों से, है ना, तो उनकी चुकाने की जो क्षमता है वो तो प्रभावित होगी ना ऋणात्मक रूप से, है ना। तो वही बताया जा रहा है कि उनकी जो वित्तीय स्थिति है उन पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है, और उससे कहीं ना कहीं पूरी अर्थव्यवस्था पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है क्योंकि उसका डोमिनो इफेक्ट है। अब उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे विद्युत जो है, विद्युत क्षेत्र की बात करें अगर हम, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। हमारी सरकार की बहुत सारी महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी है, जैसे मेक इन इंडिया हो गया, आत्मनिर्भर भारत हो गया। तो इन सबको अगर हमको मूर्त रूप में या यथार्थ रूप में इनको सफल करना है तो भैया उसके लिए तो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की बात करें अगर हम विद्युत वितरण क्षेत्र की, वो तो इंपॉर्टेंट सेक्टर है ना, तो इंपॉर्टेंस बता रहे हैं यहाँ पर। अब इसके बाद यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि रीजन क्या, तो सबसे पहली चीज तो ये कि इनमें स्ट्रक्चरल, ऑपरेशनल और मैनेजरियल जो आपके प्रबंधन से भी संदर्भित जो है आपकी अक्षमताएं हैं, ठीक है ना, उसके कारण जो है भारी नुकसान होता है। डेटा वगैरह नहीं याद करना हमको। अब इसके बाद यहां पर ये बताया जा रहा है कि जैसे इन्होंने जो एग्रीमेंट किया था परचेज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, वो बहुत ज्यादा कॉस्ट पे कर लिया था, हायर साइड कॉस्ट पे कर लिया था, है ना, जो इनका पावर परचेज एग्रीमेंट है, तो उसके कारण इनकी वायबिलिटी नहीं रह गई। ठीक है, वायबिलिटी नहीं रह गई। जो इन्होंने ताप विद्युत खरीद के लिए जो समझौते वगैरह किए थे दीर्घकालिक संदर्भ में, वो इनके लिए महंगे हो गए। अब जब महंगे हो गए तो क्या होगा कि उसी समझौते के आधार पर इनको जो है थर्मल पावर जो कंपनीज है उनसे उच्च लागत पर बिजली खरीदना पड़ता है। अब जो आपके स्टेट हो गया या एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, जो स्टेट्स वगैरह सब्सिडाइज्ड रेट पे इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो भैया इनको तो घाटा हो रहा है ना, इनको तो घाटा हो रहा है। अब आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट है 2003 का, कब का, 2003 का, वो प्रोवाइड करता है क्या कि जो भी नियामक आयोग है आपके, है ना, राज्य विद्युत नियामक आयोग, वो बिजली का शुल्क तय करने में इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, स्वायत्त है ना। लेकिन आप देखेंगे कि वहां पर पॉलिटिकल इंटरवेंशन होता है, वहां पर राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, वहां वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती है, और उसका कहीं ना कहीं फायदा जो है किसको, वो राजनीतिक स्तर पर अपने फायदे के लिए कंपनीज को और पूरे राष्ट्र को जो है ऋणात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। रेट में चाहे आप एग्रीकल्चर सेक्टर को देख लें, डोमेस्टिक सेक्टर में, तो उनको डिस्कॉम कंपनीज को बेचारों को सब्सिडी में देना पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी, उनसे उनको तो नुकसान होता है ना। और हम भी खुश हो जाते हैं कि भैया बहुत सस्ती है, दिल्ली में तो बिल्कुल सस्ती है बिजली, लेकिन वो सस्ती तो घर से थोड़ी दे रहे हैं। अगर कंपनी घाटे में है तो अल्टीमेटली उसका लॉन्ग टर्म में पूरा का पूरा नेगेटिव इंपैक्ट हमारी अर्थव्यवस्था पर ही पड़ रहा है। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अब जब इनकी ये जब महंगी बिजली खरीदेंगे, जो इनका पावर परचेज एग्रीमेंट है, तो उसका फर्क क्या पड़ेगा आप खुद बताइए। उसका फर्क ये होगा कि जो आपके इंडस्ट्रीज वगैरह हैं जो बाय करती हैं, जो खरीदती हैं आपकी क्या बिजली वगैरह, तो वो ओपन मार्केट से खरीदना चालू कर देंगे, तो भैया इनके तो आपके क्या जो खरीदार है वो भी कम हो जाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे जो आपका पावर ट्रांसमिशन लॉस वगैरह होता है, पावर फैक्टर लॉस होता है, अगर यहां पर देखिए टेक्निकल और कमर्शियल लॉस जो भारत में बहुत ज्यादा है, 22% है ना। तो ये कहीं ना कहीं जो है पूरे के पूरे डिस्कॉम कंपनी को, जो डिस्कॉम आपका कंपनीज है उनको ऋणात्मक रूप से प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा। एफिशिएंसी ही इनकी कम हो गई यहां पर आप देखेंगे। और ग्लोबल एवरेज अगर आप देखेंगे एग्रीगेट टेक्निकल और अगर कमर्शियल लॉस की बात करेंगे तो 8% के करीब है, अमेरिका में 6% है, चाइना में 8%, तो बहुत कम है। तो हमारे यहाँ तो ये बहुत ज्यादा है, लगभग 3 गुने में है आपका, है ना। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे कि ये जो डिस्कॉम कंपनीज हैं, जो डिस्कॉम्स हैं, ये डिपेंडेंट किस में है, स्टेट गवर्नमेंट पे। काहे के लिए, सब्सिडी के लिए। किस चीज के लिए, सब्सिडी के लिए। ठीक है, तो अब क्या होता है इससे कि भी अगर सब्सिडी जो मिलनी है गवर्नमेंट से, अगर उसमें लेट हो गया तो उसका सीधा सीधा प्रभाव किनके ऊपर पड़ेगा, डिस्कॉम कंपनीज के पास पड़ेगा, क्योंकि उनके पास लिक्विडिटी का क्रंच हो जाएगा, उनके पास जो है आपकी तरलता का तनाव बढ़ जाता है
है ना, देर से मिलता है उनको अगर कोई भी सब्सिडाइज्ड जो आपका प्राइस है, मूल्य है ना, जितना भी डिफरेंस आ रहा है, अगर आज सरकार देती, देर से देती, तो भैया इनके तो ऑपरेशन में फर्क पड़ जाता है ना, उनके क्रियान्वयन में, उनके काम करने में ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है ना, ब्याज वगैरह का भी संदर्भ आप वहां पर रख सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि डिस्कॉम जो है वो बिजली के वितरण में एकाधिकार का आनंद लेते हैं भैया, मोनोपोली है इनकी डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में इलेक्ट्रिसिटी की, इसके कारण भी यहाँ पर इनएफिशिएंसी देखी जाती है, पुअर सर्विस डिलीवरी भी है। अब पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर रिफॉर्म की बात करें तो सरकार ने कई सारे जो है काम किए, स्टैब्लिश किया रेगुलेटरी बॉडीज जो है आपकी, जैसे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, और स्टेट में भी सेम वैसा ही कमीशन बनाया है। अपीलिएट ट्रिब्यूनल बनाया गया है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए। ट्रिब्यूनल्स की बात कहां है, आपके आर्टिकल 323 सब क्लॉज ए सब क्लॉज बी में है। इसके बाद यहां पर बोला गया है कि ओपन एक्सेस पॉलिसी है, तो कंपटीशन को वहां पर क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। इसके बाद डी लाइसेंसिंग किया जा रहा है थर्मल जनरेशन का, और इसके बाद ये भी बोला जा रहा है कि जैसे जो आपके रिन्यूएबल एनर्जीज के लिए, जो रिन्यूएबल एनर्जी की जो आपका परचेज वाला एग्रीमेंट है, ऑब्लिगेशन पॉलिसी है, उसके अंतर्गत कुछ प्रतिशत जो है वो डिस्कॉम कंपनीज को क्या करना पड़ेगा, जो अपनी बिजली की कुछ प्रतिशत जो है अक्षय ऊर्जा से प्राप्त करने की उनको क्या किया गया है, वहां पर आयाम बनाया गया है, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, इसमें फीडर सेपरेशन की बात की गई है ग्रामीण घरों और कृषि क्षेत्र को, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में सब ट्रांसमिशन लाइन और वितरण के लिए जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी सशक्त किया जा रहा है। इसके बाद इसका उद्देश्य ये है कि राउंड द क्लॉक 24/7 जो है आपका बिजली की उपलब्धता कराना है ग्रामीण परिवारों को, और कृषि उपभोक्ताओं को भी पर्याप्त रूप से वहां पर क्या देना है, हमको बिजली उपलब्ध कराना है। इसके बाद उदय स्कीम की बात करेंगे, जो उज्ज्वला जो आपका क्या है, उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना है जो आपकी, है ना, तो इसका एम ही यही था कि भैया जो डिस्कॉम्स है उनकी फाइनेंशियल जो आपका पोजीशन है उसको हम सशक्त करें। उसके बाद बोला जा रहा है कि जो भी इनका ऋण है, तो जो डिस्कॉम का टोटल ऋण है उसका 75% से अधिक जो है वो कौन करेगा, वहन कौन करेगा, स्टेट्स करेगा, ऐसा बोला जा रहा था, है ना, इसके अंतर्गत लाया गया था ये प्रावधान। और जो डिस्कॉम के कंपनीज में जो आपके लॉसेस वगैरह होते हैं, एग्रीगेट जिनकी बात कर रहे थे हम लोग, टेक्निकल और कमर्शियल, तो उनको जो है कम करना है, 15% तक कम करना, ठीक। इसके बाद बोला जा रहा है सौभाग्य योजना, आप लोगों को पता है कि सभी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों में जो आपकी गरीबी रेखा से ऊपर और गरीब परिवार दोनों, उनको उपलब्धता कराना, किसकी, कनेक्शन की, बिजली की, और शहरी क्षेत्रों में भी जो गरीब परिवार है उनको भी बिजली कनेक्शन देना, वो भी मुफ्त में। इसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन को भी प्रमोट कर रहे हैं हम लोग, ताकि वहां पर कंपटीशन जो है जनरेट हो और एफिशिएंसी वहां पर बढ़े, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन है यहाँ पर, आप लिख लीजिएगा आप लोग और दिखाइएगा लिख के, है ना, कमेंट में मैं एक भी आंसर देखता नहीं हूँ, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को जो है आपको शेयर करना चाहिए और लाइक करना चाहिए, क्योंकि यही तो हमारे लिए मोटिवेशन है ना, हमारी पूरी टीम के लिए, ठीक है। और ये कॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्ड के बारे में पहला एमसीक्यू यहाँ पर फ्रेम किया गया है, इसके बारे में स्टेटमेंट जो भी सही है उनको हमको पिक करना है। तो पहला जो स्टेटमेंट है कि अंतरराष्ट्रीय महत्व के जो भी आपके आर्द्र भूमि स्थल है उनका ये एक तरीके से रजिस्टर है ना, ठीक है, रजिस्टर है, बिल्कुल ठीक बात है। जहां पर भी इकोलॉजिकल चेंजेस वगैरह हुए हैं तो ऐसी साइट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, तभी तो उनका जो है संरक्षण किया जाएगा। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि इसको मेंटेन किया जाता है रामसर लिस्ट की तरह, है ना, रामसर लिस्ट के रूप में, बिल्कुल ठीक है दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा ये कि मॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, है ना, वो रामसर साइट्स के अंतर्गत मॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्ड अलग है, जो ज्यादा जहां पर आपके ऋणात्मक प्रभाव हुए हैं, जिन साइट्स में पारिस्थितिक परिवर्तन हुए उनको रखा जाता है ना, ये मॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्ड जो है आपका। इसके अंतर्गत भारत केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान शामिल है ना, और लोकतट झील शामिल है, याद रखिएगा, ठीक। और चिल्का लेक पहले इसमें शामिल था, लेकिन इसको अब जो है उससे बाहर कर दिया गया, क्योंकि वहां पर जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें सुधार हो गया है, ठीक है। तो ये चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव डी हो जाएगा, क्योंकि सही पूछा गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें समुद्रयान मिशन के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, उसके बारे में सही विकल्प का हमको चुनाव करना है। तो पहला ये कि इस प्रोजेक्ट का जो टाइमलाइन है 5 सालों के लिए 2020-21 से 25-26, बिल्कुल ठीक है। इसका एम जो है वो क्या है कि डेवलप करेंगे सेल्फ प्रोपेल्ड मैन्ड सबमर्सिबल, कैरी करने के लिए, कि जो 3 ह्यूमन बीइंग्स को कैरी करके ले जा सके, कहां पर, 6000 मीटर समुद्र में पानी की गहराई तक। तो दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है और सही बताना था, तो इसका आंसर आपका बोथ आर करेक्ट, सी हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।